वेलकम टू आर सी ऑनलाइन क्लास। आप लोगों की आज पॉलिटी की क्लास है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो चले हुए थे वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैंने आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स के 2 पार्ट जो है मैंने आपके कंप्लीट करा दिए थे, जो आप लोगों के मौलिक अधिकार थे। और आप लोगों को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अगर हम पॉलिटी की बात करें और तो अब मैं आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो आप लोगों को मुझे कमेंट के थ्रू क्वेश्चन बताना है। ठीक है, भले ही मैंने आप लोगों को वो चैप्टर ना ही मैंने आप लोगों को चाहे वो ना कराया हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहली बार ही पॉलिटी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है या इम्पीचमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। आप लोगों को मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो अभी अपनी क्लास में स्टार्ट होएगा। जो आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो चले हुए थे, मैंने आप लोगों को बताया था जो आपके मौलिक अधिकार है वो 12 से लेकर आप लोगों के 35 तक है। ठीक है, जिसमें आपके 12 और 13 राज्य सबसे जुड़े थे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे। ठीक है, ऐसे आपके 14 से 32 तक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और 14 से 32 तक आप लोगों को एक एक आर्टिकल अच्छे से याद करना है। मतलब एक भी आर्टिकल बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि नहीं पता वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि 12 से आपको 14 से 35 तक तो करने हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था 14 से 18 टोटल आर्टिकल आपके 5 है, जिसमें आपको समानता का अधिकार दिया गया था। ठीक है, जैसे कि 14 था विधि के समक्ष समानता, मैंने आपको एक एक पार्ट बताया था। अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले पहली वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो 14 से 18 हो गया था। फिर आप लोगों को था 19 से 22। 19 से 22 में आप लोगों का था स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पार्ट 9 जो आपका 19 था 19 वो कंप्लीट करा दिया था, जिसके मैंने आपको 6 पार्ट बताए थे। ठीक है, तो आज जो आप लोगों का नेक्स्ट जो आर्टिकल स्टार्ट होगा वो आप लोगों का आर्टिकल होगा 20। ठीक है, आर्टिकल 20। तो मैंने कुछ आर्टिकल आपके लिख दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हो अच्छे से। ठीक है, और उनको बार बार रिवाइज करते रहेगा जब तक आपको अच्छे से वो याद न हो जाए। अब देखिएगा, सबसे पहले आर्टिकल 19 टू 22 आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें आपको बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है ना, तो आर्टिकल जो 20 है उसमें लिखा हुआ है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या है आप लोगों के, इसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आर्टिकल 20 में किस बात को लेकर है। ठीक है, आर्टिकल 22 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो इसमें है मतलब कि जो आप लोगों को इसमें बताया गया है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। देखिएगा, ये जो आप लोगों का आर्टिकल है वो चाहे विदेशी हो या फिर नागरिक हो, दोनों के लिए है। अगर उसने जो भी, या नागरिक हो विदेशी, अगर उसने कोई भी जुर्म किया है, ठीक है, तो उसको मतलब इसमें उसके मनमाने ढंग से उसको संरक्षण दिया जाएगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी इसमें अगर कोई भी जुर्म किया है तो उस जुर्म के लिए केवल उसको एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वो दूसरी बार भी रिपीट करता है तो फिर से उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, और एक इसमें आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में भी पूछा गया था, देखिएगा, आप इसमें क्या हो गया, आप किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 में यही बात लिखी है कि आप उस व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि तुम खुद के खिलाफ गवाही दो। तो आर्टिकल 20 में आप लोगों की यही बातें लिखी हुई है। ठीक है, और एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। अच्छा, आप देखिएगा दूसरी इसमें क्या बात लिखी है। जैसे कि किसी ने कोई भी गुनाह किया है तो उसको जो सजा है, तो सपोज करो उसको 1990 में 5 साल की सजा मिली। फिर क्या हुआ, हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो अगर उसको 10 साल की चलो सजा है, 1995 में अगर बोल देगा कि इस जुर्म के लिए 10 साल की सजा होगी, तो उस व्यक्ति को फिर क्या है, मतलब इस जुर्म के लिए 15 साल की सजा है।
देखो अगर पहले तो उसको जो सजा दी गई थी, जिसने कोई भी जुर्म किया है तो 10 साल की, लेकिन उसके बाद ही जैसे अमेंडमेंट किया गया, उसको सजा सुनाने के बाद जैसे ही अमेंडमेंट किया गया 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो बोल देगा अगर यही सेम अगर कोई जुर्म करेगा तो उसके लिए 20 साल की सजा होगी। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति है और जो सजा काट रहा है उसको तो केवल 10 साल की मिलेगी, ये नहीं कि बदलाव के कारण उसको फिर 20 की मिलेगी, नहीं, उसको केवल ये 10 साल की ही सजा मिलेगी जो पहले कोर्ट में बोली गई थी। ठीक है, और इसमें आप लोगों का जो इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब देखिएगा आर्टिकल 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए आर्टिकल, जितना भी ज्यादा आप इसे इम्पोर्टेंट मान सकते हो उतना ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये आर्टिकल है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो भाई हर एक व्यक्ति को ये हक है कि वो अपने प्राण की रक्षा करे। ठीक है, तो ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 21 में लिखी हुई है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसी को आप लोग बोल सकते हैं जीवन का अधिकार। तो इसी में जो आप लोगों का आता है वो आता है जीवन का अधिकार। ठीक है, तो जीवन का अधिकार, अगर आपसे पूछे कि जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो भाई जीवन का अधिकार भी आप लोगों का आर्टिकल 21 में ही लिखा गया है। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसमें आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से बात संबंधित है तो देखिएगा मतलब निजता का अधिकार, जो निजता का अधिकार है वो भी आपका आर्टिकल, निजता का अधिकार बोलो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोलो या फिर जीवन का अधिकार आप लोग इसमें बोल लीजिएगा, तो आर्टिकल किस में आता है? 21 में आता है। हर एक व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा करने का अधिकार है। अब देखिएगा मतलब ये थोड़ी ना कि वो इसमें जो रक्षा अपने प्राणों की जो कर रहा है वो किसी व्यक्ति से ही कर रहा है, नहीं भाई, इसमें आप लोगों के इसमें स्वच्छ जल आता है इसमें, ठीक है ना, वायु, पर्यावरण, तो ठीक है ना, ये भी बिल्कुल आप लोगों की साफ होनी चाहिए, तभी तो हमारे प्राणों की रक्षा होगी ना। तो ये सभी आपके किस आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल आप लोगों के 21 में आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा आर्टिकल 22 है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, निरोध एवं, अब इसमें देखिएगा निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण में क्या है? अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो इसमें लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उसके आने जाने वाले समय को छोड़कर, उसमें वो ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो कितने घंटे के अंदर, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो कितने घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है? तो आप लोगों का आंसर होगा 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाएगा। उसको बताना होगा मजिस्ट्रेट को कि हमने किस वजह से इसको गिरफ्तार किया है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता है? रिट डाल दी जाती है। ठीक है, और जिसके बारे में मैं आप लोगों को आर्टिकल 32 में बताऊंगी, एक एक रिट आप लोगों की कौन कौन सी इसमें रिट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है आर्टिकल, अगर आप लोग आर्टिकल 22 में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद वकील को कर सकता है? भाई इसके लिए तो हम स्वतंत्र है ना। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि भाई ये वकील अच्छा है, ये हमारा केस लड़ सकता है, तो उसके लिए हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वकील कर सकते हैं। तो ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 22 में यही बात लिखी हुई है। क्लियर? इसके बाद आप लोग देखिएगा आर्टिकल आप लोगों के 22 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को मौलिक अधिकार इतने अच्छे से याद करने, अगर आप एक टॉपिक याद कर रहे हो ना उसे याद कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को रटना नहीं है, पहले समझना है उसके बाद आपको रटना है। ठीक है, आप आर्टिकल को, आपके जो फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल है आप उनको पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। जैसे कि पहले 14 से 18 अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर 18 के बाद 19 से 22 में क्या दिया गया है। ठीक है, फिर 23 और 24 ये दो भाई एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, फिर 25 से 28 है, 29 30 है, 31 हटा दिया गया है, आप लोगों को पता है संपत्ति के अधिकार से जो आप लोगों का संबंधित था। फिर आप लोगों का आर्टिकल 32 है। ठीक है, जो इसमें आप लोग जिसके तहत आप रिट दायर करते हो। ठीक है, अब देखिएगा आर्टिकल 23 से 24 तक
शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल जो 23 है इसमें क्या है, ये बच्चों से भी जुड़ा हुआ है, महिलाओं से भी और पुरुषों से भी ये जुड़ा हुआ है 23। जो आर्टिकल 24 है वो केवल और केवल बच्चों के लिए है, आर्टिकल 24 केवल और केवल बच्चों के लिए है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग इसमें अब देखेगा जो आर्टिकल 24 है, हाँ, जो आप लोगों का आर्टिकल 21 है, मैं आप लोगों को इसमें एक पॉइंट स्किप हो गया, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आर्टिकल जो 21 है, 21 का आप लोगों का एक पार्ट और बना दिया गया है इसमें, 21A आप जिसे बोल सकते हो, फिर क्या बोल सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 21 में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगी। आर्टिकल 21 में ये बात बोली गई है, नीति निर्देशक तत्वों में भी ये बात बोली गई है। जब मैं वो आप लोगों का चैप्टर कराऊंगी मैं उसमें तब बताऊंगी, लेकिन अभी आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, फ्री निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, तो आर्टिकल 21 के पार्ट फर्स्ट में ये बात दी गई है, ठीक है। और इन सब को मतलब शिक्षा जो फ्री दी जा रही है, जैसे भी हो रहा है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ही इसको कराती है, ठीक है। ये पहले नहीं था, ये जोड़ा कब गया है, ठीक है, ये कब जोड़ा गया है, तो अमेंडमेंट था आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत ये जो जोड़ा गया है सन 2002 में इसको जोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, स्किप हो गया था माइंड से, कोई नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 20 और जो आपके 21 थे, दो पार्ट थे, 21 और 21 का आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा थी, जो स्टेट गवर्नमेंट कराती है और जिसको 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। अब इसके बाद आइएगा 23, 24 शोषण के विरुद्ध, 24 केवल बच्चों से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 है मानव दुर्व्यापार, बेकार और बलात्कार, ठीक है। देखिएगा इसमें 23 में क्या बोला गया है, दुर्व्यापार मीन्स होता है मतलब कि उनका जो व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको आर्टिकल 23 में बोला गया है, महिला, पुरुषों या बच्चों का अगर कहीं व्यापार जिनकी खरीदारी होती है तो उस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। बेगार या बलात्कार एक ही होता है ये आप लोगों का। बेगार क्या होता है, बेगारी जो क्या होता है, मतलब कि जो जमींदार होते हैं, जमींदार लोग क्या करते हैं, अब भी करते हैं ऐसे, तो जमींदार क्या करते हैं, जो अगर छोटे लोगों को, जो कम पैसों वाले होते हैं, उनको पैसे उधार देते हैं, तो उसी के चक्कर में उनसे फ्री में काम कराते हैं, ठीक है। मतलब कि बिना तनख्वाह के उनसे काम कराते हैं, इसको बेगार ही बोला जाता है। इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बंधुआ मजदूरी, ठीक है ना, एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी होती है, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सारी बातें किस आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 23 में बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसी में मैं अगर आपसे बोलूं कि हम किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई काम कराए, ठीक है, हम ऐसा नहीं करा सकते, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हम किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करा सकते। अगर उसकी मर्जी है तो वो काम करेगा, अगर नहीं है तो वो मना कर देगा, ये नहीं कि हम उससे जबरदस्ती करेंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों की आर्टिकल 23 में लिखी हुई है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी चीजें आए तो आप लोग इसमें देख सकते हो, मतलब ये व्यापार से मतलब ये इस पर ना प्रतिबंध है, मजदूरी से संबंधित, बंधुआ मजदूरी, हर एक चीज जितना भी आप लोगों का होगा आर्टिकल किस में होगा, वो आर्टिकल 23 में होगा, क्लियर है। अब देखिएगा आर्टिकल 24, देखिए मेरे हिसाब 99% अगर आप लोगों से मौलिक अधिकार पूछे जा रहे हैं ना, तो भाई 23 या 24 इन दोनों में से तो एक तो पूछ ही लेता है, इन दोनों में से एक तो पूछ लेता है, काफी फेवरेट होते हैं ये एग्जामिनर के, ठीक है। अब देखिएगा 25 में क्या लिखा है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, ठीक है।
तो इसमें जो लिखा हुआ है कारखानों में या बम फैक्ट्री मतलब जो संकट में जो स्थान होते हैं वहां पर बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, कि अगर कोई भी बच्चा वहां पर कार्य करते मिलेगा तो वहां पर सजा तो क्या होगी, जो वहां का मालिक होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रतिबंध किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 24 के तहत ही इसमें जो है आप लोगों का इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा मतलब कि इसमें अगर आप लोगों से पूछे कितने साल तक के, ठीक है, आप लोगों से एज भी पूछ सकता है वो कि मतलब कि कितने साल तक के बच्चे मतलब कहीं भी कारखानों में या फिर आप लोग देख सकते हो होटलों में इनमें काम करते हुए नहीं मिलने चाहिए। लेकिन फिलहाल वैसे आप लोग देखते हैं वहाँ पर मोस्टली बच्चे ही मिलते हैं और जिनकी जो एज होती है वो यही होती है कि आप लोग 13, 14, 15 इतने तक ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो इस पर जो प्रतिबंध लगाया कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर जो प्रतिबंध है तो वो है 14 साल तक के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28 तक में क्या बोला गया है, 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कैसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, क्या क्या इसमें चीज होगी, 25, 26, 27, 28 चार है भाई। आप अपने मनमाने ढंग से अपने किसी भी धर्म को किसी भी भगवान की उपासना कर सकते हो, उनको मान सकते हो, यही तो बातें होगी ना उसमें। ठीक है, या आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब धर्म से संबंधित 25 से 28 में इसमें बोली गई है। ठीक है, और आपसे पूछे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 14 से 18, 23 से 24, 19 से 22, 25 से 28। तो आप लोगों का आंसर होगा 25 से 28। ठीक है, तो देखिएगा आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो मतलब अंदर से जो आप जिस भी भगवान को आप मानते हो ऐसे करके थोड़ा याद इसको कीजिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो इसमें है मतलब कि आप लोगों की कि कोई भी व्यक्ति जो होता है मतलब वो अपने हिसाब से, ठीक है ना, किसी भी भगवान को मान सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इसी भगवान को मानोगे। ठीक है, वो अपने मन से किसी भी भगवान की उपासना कर सकता है। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 25 में, यही बात मतलब उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है इसमें बताया गया है कि सिखों को कृपाण धारण करना अनिवार्य अंग समझा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में सिखों के लिए कृपाण धारण करना एक अनिवार्य अंग माना गया है तो वह आर्टिकल 25 में है। तो किसके लिए है ये, सिखों के लिए कृपाण धारण। ठीक है, सिखों के लिए कृपाण धारण करना अनिवार्य अंग जो समझा गया है वो आर्टिकल 25 में है। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति धार्मिक कार्यों को करने के लिए उसके मतलब कि अगर आपको कोई भी प्रबंध करना है आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगेगी। आपको कोई भी अगर प्रबंध करना है, जैसे कि आप देखते भी हो कि जैसे कि जैन धर्म है, किसी का कोई भी जुलूस जो कुछ भी निकाला जा रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हो, आपके लिए कोई भी रोक टोक आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या है मतलब अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में समझो, इसमें बोला गया है, आपने देखा नहीं होगा कि मतलब किसी भी धर्म की अगर स्थापना करनी होती है तो उसके लिए पहले पैसे लिए जाते हैं, टैक्स जो कर लिया जाता है वो डिपेंड आपके ऊपर है, आप देना चाह रहे हो नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर आप देना चाह रहे हो खुश होकर तो दे सकते हो, जबरदस्ती आपके साथ कोई नहीं कर सकता। तो एक कर से संबंधित यही चीजें इसमें आपको बताई गई है। आर्टिकल 28
धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो भाई आप किसी भी धर्म की जो धर्म है उसकी उपासना में, उनकी शिक्षा में उपस्थित हो सकते हो, उस पूजा स्थल में आप उपस्थित हो सकते हो, आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है कि किसी भी धार्मिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बात क्लियर है? तो आप लोगों के जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, ये आपको बड़े ही अच्छे से एक एक को आपको पढ़ना है भाई। मौलिक अधिकार काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, आप लोगों के आर्टिकल देखिएगा, आप लोगों का आर्टिकल 29 से 30 तक, ठीक है, 29 से 30 तक में आप लोगों का क्या बोला गया? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि केवल यही दो आर्टिकल है 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अब आप लोगों को होगा कि अल्पसंख्यक होते क्या है, कैसे होते अल्पसंख्यक। देखिएगा, बोली, अपनी भाषा या लिपि के आधार पर अगर किसी भी स्टेट में कोई 50% से अगर 50% से कम आबादी है तो उनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। हिंदू भी अल्पसंख्यक में आते हैं। अगर वो कहीं भी रह रहे हैं, वहां पर दूसरी कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं और वे 50% से कम हैं, तो वे अब खुद ही तो इसमें किस में आ जाएंगे? वे अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से अल्पसंख्यक को अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, तो इसके हिसाब से खुद को उभारे, ठीक है ना। अपने मतलब अपनी भाषा को इनको कम ना होने दे, इनको और भी आगे लेके आए, ठीक है। तो आर्टिकल 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। ये बात समझ रहे हैं? अल्पसंख्यक भी क्या होता है? अगर डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हो, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा आर्टिकल 29 में बोला गया है धार्मिक अल्पसंख्यकों एक भाषाई अल्पसंख्यक जो धर्म के इसमें, जैसे कि धर्म में हिंदू आ जाते हैं, मोमडन आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन धर्म आते हैं, जितने भी है वो धार्मिक हो गए। एक भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये उसी के संरक्षण में है कि वो अपने धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से खुद की उन्नति करे, तो उसमें इसको ये संरक्षण देता है। केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है ये। आर्टिकल 30, तो आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, कि वो अपने शिक्षा संबंधित जो उनके अधिकार होते हैं, ठीक है, वो मतलब अपनी शिक्षा वो ले सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। तो इसके लिए इसमें कोई भी मतलब प्रतिबंध नहीं है। शिक्षा संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं, ये नहीं कि वो अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब में इनको आप लोगों को अधिकार दिया गया है। तो आप लोगों के आर्टिकल आज कितने कंप्लीट हुए? 30 तक आपके कंप्लीट हो गए। मैंने आपके 12 से 30 तक कंप्लीट करा दिया। अब आपको ये देखना है कि आपसे आते कितने हैं। ये नहीं कि कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि आपसे आते तो नहीं है, तो आपको देखना है कि आप लोगों से आते कितने हैं, आपको याद कितने हैं, ठीक है। एक एक पार्ट में आप लोगों को अच्छे से ये जितने भी आर्टिकल है सारे याद करने हैं। आपकी जो कल की क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी आर्टिकल 31 और 32, क्योंकि आप लोगों को पता है 31 तो हटा ही दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, उसको जो है मौलिक अधिकार ना रखकर उसे कानूनी अधिकार रख दिया गया है। इसमें फर्क क्या हुआ है कानूनी अधिकार में, कि अगर आपको संपत्ति से लेकर कोई भी समस्या है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, ठीक है। आप लोग रिट दायर नहीं कर सकते क्योंकि वो अब एक कानूनी मामला होगा। मौलिक अधिकार, अब देखिएगा जितने भी आपके ऊपर जितने भी मैंने आपको 5 मौलिक अधिकार कराए हैं, तो जो छठा मौलिक अधिकार जो आपका जो आर्टिकल 32 में है वो उन सब की रक्षा करता है। तो आर्टिकल 32 में जिसके तहत हम रिट दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जो 5 प्रकार की रिट होती है, आपको हर एक रिट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि 2 से 3 बार लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि आपसे पूछेगा बंदी प्रत्यक्षकरण का मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, वो आप लोगों से इनके मतलब पूछता है। और साथ साथ में आप लोगों को क्या है आर्टिकल भी याद करते चलने हैं, ठीक है। तो आज लोगों की आपकी जो वीडियो होगी, आज का जो सेशन है वो इतना ही है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा, कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे